तो चलिए हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के वीडियो में ना मैं आप सभी को बताने वाला हूँ 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, 10th क्लास का बायोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिया था जो बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई होगा। अगर आप भी हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो इससे पहले कि आप हमारे पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, तब इस वीडियो को देखिएगा। यानी कि इस वीडियो में आज से आप सभी को एक 10th क्लास का एग्ज़ाम का मात्र अब कुछ ही दिन रह गया है। तो हम एक ऐसा सीरीज लेके आए हैं जिससे अगर आप हमारे रेगुलर का वीडियो देख लेते हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान में कहीं से भी 1 नंबर का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो में समझते हैं। यानी कि आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा, इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा, उसको लेके आए हैं। यानी कि आज के वीडियो में इकोनॉमिक्स का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, उसको समझते हैं। तो चलिए समझते हैं। आप हमारे वीडियो का ध्यान से सिर्फ देखते रहेगा। यानी कि सबसे पहला नंबर देखिए, क्वेश्चन है, कहता है कि कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। या ये क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी हम आगे के वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आप ध्यान से हमारे सिर्फ वीडियो को देखते रहेगा। यानी सबसे पहले कहता है कि कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि बताइए किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आप सभी को क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो आप बताइएगा कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि बताइए भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है। यानी भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, समाजवादी है या पूंजीवादी है या मिश्रित है। तो आप सभी को बता दें कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी कि भारत में समाजवादी भी है और पूंजीवादी भी है, यानी कि दोनों प्रकार के। तो इसे क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जबकि यहाँ पे देखिए लिखा है कि जबकि चीन में समाजवादी व्यवस्था है, जबकि चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। अगला तीसरा नंबर है कि द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र को रखा जाता है। जो द्वितीय क्षेत्र है जो हम लोग का, उसमें हम लोग क्या रखते हैं? उद्योग के बारे में, यानी कल कारखानों का हम लोग द्वितीय क्षेत्र में रखते हैं। आप देखिए अब यहाँ चौथा नंबर है कि तृतीय क्षेत्र में हम लोग किसको रखते हैं? तो तृतीय क्षेत्र में हम लोग सेवा क्षेत्र को रखते हैं। तृतीय क्षेत्र में हम लोग सेवा क्षेत्र को रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आता है पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि 1947 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था। आप सभी से क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि 1947 में सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का था, तो आप क्या बताइएगा? तो देखिए यहाँ 5वां नंबर क्वेश्चन हम वही आपके लिए लिखे हैं कि 1947 यानी भारत जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का रहा है? तो सर्वाधिक योगदान यानी प्राथमिक क्षेत्र का रहा है। क्या कह रहा है कि 1947 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब यहाँ पे देखिए पहला ही बताया, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखा गया है, यानी कि किसानी यानी खेती बाड़ी को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है। वही 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1947 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा, और भी कितना परसेंट रहा? अगर परसेंट में पूछ दिया जाएगा तो 98.7% योगदान रहा। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि 2007 में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का रहा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि 2006 में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान रहा, तो द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का रहा। जिसमें कितना परसेंट में अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि परसेंट में कितना परसेंट रहा, तो 56%। कितना परसेंट होगा? 56%। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका, ऑस्ट्रिया, जापान में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए अमेरिका या जापान या ऑस्ट्रिया में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। जैसे कि आपको अभी हम बताएं कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उसी प्रकार अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं। तो आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि अमेरिका, ऑस्ट्रिया और जापान में कैसा अर्थव्यवस्था है, तो अमेरिका, ऑस्ट्रिया और जापान में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कैसा है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगला है कि 8वां में कि बैंक, बीमा, परिवहन, संचार को, यानी कि बैंक, बीमा, परिवहन, संचार को, यानी बैंक हो गया, बैंक का कार्यकाल हो गया, बीमा, संचार, व्यापार का कार्य हो गया, ये सब को हम लोग किस क्षेत्र में रखते हैं? तो तृतीय क्षेत्र में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है बैंक, बीमा, परिवहन, संचार को तृतीय क्षेत्र में रखा जाता है। इतना समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके बताइए, जिससे हमको भी कुछ सीखने को या कुछ समझने को मौका मिले। तो देखिए
कहता है कि बैंक, बीमा और परिवहन को तृतीय क्षेत्र में रखा गया है, तृतीय क्षेत्र में रखा गया। अब है यहाँ पे 9वां नंबर है कि खनिज। खनिज जो हो गया, जो धरती से निकालते हैं, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े हैं तो टेंशन लेने का नहीं है, अभी भाई आपका जिंदाबाद है। यानी खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य आदि को द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है। यानी खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य आदि को द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है। अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में योजनाओं का गठन। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि भारत में आपसे इससे पूछा जाएगा कि बताइए भारत में योजनाओं का गठन कब किया गया था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। अब देखिए यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष, यानी कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। यानी पदेन उसको चलाता है कौन, पदेन अध्यक्ष, उस पर बैठने वाला। यानी कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो आप सभी को पता है कि 15 मार्च 1950 को। अब इसके अध्यक्ष यानी इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हाँ, जिस देश का ये योजना आयोग होता है वहाँ के प्रधानमंत्री, यानी कि अभी हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी, तो वो यहाँ के अध्यक्ष हो जाएंगे, यानी योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। अब देखिए भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, जब भारत में सबसे प्रथम बार योजना आयोग लागू किया गया था तो उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ देखिएगा सबसे प्रथम योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। कौन होंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके पदेन अध्यक्ष हो गए, तो उस समय योजना आयोग का गठन किया गया था और नीति आयोग का भी गठन किया गया था। तो अब देखिए नीति आयोग का गठन की शुरुआत कब की गई थी। नीति आयोग की शुरुआत 2015 में, यानी कि नीति आयोग की गठन कब किया, ये पूछा जाता है। नीति आयोग जो है ये हर साल पूछेगा, यानी कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो नीति आयोग का गठन 2015 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष पीएम मोदी, यानी नरेंद्र मोदी, यानी कि नीति आयोग के सबसे प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। अब देखिए, अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला। यानी भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चला, तो 1951 से 1956 तक। क्या आप सभी को याद रहेगा, तो याद रहेगा तो आप यस कीजिए। अब देखिए, अब आगे देखते हैं, अब अगला नंबर कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। यानी सबसे पहले देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या होता है, ये अभी हम आप सभी को बताएंगे। यानी भारत में यह राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। अब अगला नंबर है कि पंचवर्षीय योजना है उसको राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। यानी कि अब देखिए, पंचवर्षीय योजना चलता है उसका राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदित करता है। अब अगला नंबर देखते हैं कि शुरुआत में अर्थव्यवस्था, जो हमारे शुरुआत में अर्थव्यवस्था से आप सभी जाहिर होंगे कि सबसे पहले जब पुराने समय की बात किया जाए तो सबसे पहले हमारे दादा परदादा यानी हमारे पापा के दादा परदादा भी कहते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब हो गया कि हम आपको 1 किलो चावल देंगे तो आप हमको 1 किलो गेहूँ दे दीजिएगा। यानी कि वस्तु के बदले वस्तु को लेन देन करना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। जो पहले के अंग्रेज़ों के पहले के ज़माना चलता था, ये पैसा तो अब मुद्रा का विकास तो अब कुछ सालों से होने लगा है। सबसे पहले के बारे में तो पहले तो वस्तु विनिमय प्रणाली ही विकसित थी। यानी कि पहले अगर हमारे यहाँ 4 गो खस्सी है और आपके यहाँ 2 गो बकरी है, तो हम उसको किस तरह से लेंगे, पैसा तो था नहीं, तो हम सोचे कि 1 खस्सी आपको दे देते हैं और आपसे 1 पाठी या बकरी ले लेते हैं। इसी प्रकार का था। जैसे कि मान के चलिए मेरे पास 1 पेन है यानी 1 मार्कर है और आपके पास 2 मार्कर है, तो हम सोचेंगे कि लेना है कैसे, तो लेना तो 1 पेन रखिए 1 पेन दीजिए। इसी तरह वस्तुएं के बदले वस्तु को लेने देने की प्रक्रिया को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि शुरुआत में जो हमारा अर्थव्यवस्था था वो वस्तु विनिमय प्रणाली था।
वस्तु विनिमय प्रणाली था। अब यहाँ पे देखिए कि मुद्रा अब अगला नंबर है कि मुद्रा एक समान यानी मुद्रा एक समान यानी का क्रय, मुद्रा एक क्रय और विक्रय यानी क्रय यानी खरीदने और बेचने का काम करता है। मुद्रा एक किसी चीज़ को, मुद्रा यानी कि क्रय का मतलब खरीदना और विक्रय का मतलब बेचना, यानी खरीदने और बेचने का काम करता है कौन? मुद्रा। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास कुछ पैसा है, तो ये पैसा देकर हम कुछ ले सकते हैं और हम कुछ खरीद सकते हैं। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा एक क्रय यानी खरीदने और बेचने का एक माध्यम है। हम मान के चलिए हमको एक पेन मार्कर खरीदना है, तो हम आपको 20 रुपया देंगे, आप हमको मार्कर दीजिए। अगर हमको मार्कर बेचना है तो आखिर हम भी इसके बदले में तो कुछ पैसा लेंगे। तो वही कहता है कि मुद्रा एक क्रय और विक्रय का माध्यम है, माध्यम या काम करता है। अब देखिए इसके कुछ शॉर्ट फॉर्म है, इसके कुछ लघु रूप देखेंगे। जैसे कि आपसे भी एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि बताइए एटीएम का पूरा नाम, यानी एटीएम का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। तो उसी को हम लोग यहाँ लिख दिए हैं कि एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। अगला है बीपीएल, यानी बीपीएल का नाम भी बहुत आप सुने हैं, तो बीपीएल का हो जाएगा बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि बिलो पॉवर्टी गरीबी लाइन, यानी बिलो यानी बिलोंग करता है पॉवर्टी यानी गरीबी रेखा से बिलो पॉवर्टी लाइन को कहते हैं गरीबी रेखा से बिलोंग करता है। अगला है एचडीआई, यानी एचडीआई क्या होता है? एचडीआई का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास सूचांक, यानी मानव के विकास को नापने वाला इकाई को। जैसे आप इसको नाप सकते हैं कि कितना मीटर लंबा है, कितने सेंटीमीटर लंबा है, कितने इंच अथी है, उसी तरह मानव विकास को भी नापा जाता है। उसको क्या कहते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगला नंबर है यूएनडीपी, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। अब देखिए इसी का यहाँ पे आ गया कि मानव विकास सूचांक, मानव विकास मापने का तीन आधार है, यानी मानव जो हम लोग मानव हैं वो किस प्रकार कितना विकास कर रहे हैं उसका मापने का 3 आधार है। पहला देखिए मानव विकास मापने का 3 आधार है, जिसमें पहला है जीवन आशा, यानी कि जीवन आशा। दूसरा नंबर है शिक्षा की प्राप्ति, यानी हम लोग शिक्षा किस दर से प्राप्त कर रहे हैं, और जीवन स्तर और किस तरह से हम अपना जीवन को व्यक्त यानी जी रहे हैं। ये मानव विकास मापने का महत्वपूर्ण 3 आधार हैं। आपसे इस एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए मानव विकास मापने का किन्हीं 3 आधार को लिखें, तो आप क्या लिखिएगा? जीवन पहला में लिखिएगा जीवन आशा, दूसरा में लिखिएगा शिक्षा प्राप्ति, तीसरा हो जाएगा जीवन स्तर, यानी किस तरह से हम अपने जीवन को जी रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। अगला नंबर है देखिए कि 2006 में मानव विकास सूचांक में भारत का स्थान, यानी 2006 में मानव विकास सूचांक के अनुसार भारत का 126वां स्थान है, जो मानव विकास हम लोग विकास करें वो हम लोग का 126वां स्थान है। सोचिए कितना पीछे हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे है अगला नंबर है कि भारत ने पहली मानव विकास सूचांक रिपोर्ट जारी किया, यानी भारत ने पहली बार जो मानव की नाप तोल की प्रणाली को कब लागू किया, यानी भारत ने पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी किया अप्रैल 2000 ईस्वी को, यानी अप्रैल 2000 ईस्वी को मानव ने पहली बार रिपोर्ट जारी किया कि मानव विकास कितना कर रहा है। अगला नंबर है उसी समय जब ये मानव विकास को नापतोल हो रहा था, उसी समय हमारे 5 राज्य को बीमारू राज के रूप में रखा गया, जिसमें सबसे तो पहले ऊपर में केरल है, उसके बाद 5 राज्य बीमारू है, जिसमें पहला बीमारू राज्य के दर्जा दिया गया, जिसमें रैंक जो बीमार बोलते हैं ना, बीमार का मतलब वो सब दिन बीमार पड़ा रहता है, यानी खराब राज्य, जिसमें पहला है हम लोग का बिहार, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है असम, चौथा राजस्थान, 5वां उत्तर प्रदेश। इसको हम लोग लिखते हैं किस प्रकार से? इसको हम लोग लिखते हैं BIMARU, बीमारू में ही पूरा राज्य है। जैसे देखिए बी से बिहार हो जाएगा, बी से बिहार, ए से असम, एम से मध्य प्रदेश, आई से हो जाएगा उत्तर, आई से बिहार मध्य प्रदेश। देखिए आई से बी से बिहार, आई से असम,
एम से मराठा, ए से उत्तर प्रदेश, आर से हो जाएगा। यह हम लोग को बीमारू राज्य के बीमारू में ही पूरा राज्य है जाएगा। तो आप सभी से आशा करेंगे कि आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि 2023 के एग्जाम में उनके अच्छे अंक की प्राप्ति हो। तो चलिए इतने के लिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए